हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास के अंदर हमने एसआई सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में पढ़ लिया था। इसमें हमने कुछ इसके इम्पोर्टेंस, इसके लोकस, इसका कैसा लोकस होता है, कैसे मैकेनिज्म, ये सब पढ़ लिए थे। अब हम इसे रिकॉल करते हुए, यानी कि जीएसआई एंड एसएसआई में क्या डिफरेंस है, दोनों को रिकॉल करते हुए आज न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि इन्हें कैसे कम किया जा सकता है इनकम्पेटिबिलिटी को, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इसके लिमिटेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इनके बीच में जो हमने कल पढ़ा था उसको। जैसे कि हमने कहा था कि जो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है वो पोलन के जीनोटाइप के थ्रू रेगुलेट होती है। कौन इसे रेगुलेट कर रहा है? तो वो होता है पोलन का जीनोटाइप। लेकिन एसएसआई को स्पोरोफाइट का जो जीनोटाइप है वो रेगुलेट करता है। पोलन का जीनोटाइप यहाँ पर हैप्लॉइड होता है क्योंकि ये गैमेट है, लेकिन स्पोरोफाइट का जीनोटाइप यहाँ पर डिप्लॉइड होता है क्योंकि ये एक वेजिटेटिव टिश्यू है। इसके बाद में जो जीएसआई है इसके अंदर एस लोकस का प्रोडक्शन वो मियोसिस के कंप्लीट होने से पहले होता है, मियोसिस के कंप्लीट होने के बाद होता है। लेकिन एसएसआई के अंदर ये एस लोकस का प्रोडक्शन मियोसिस की कंप्लीट होने से पहले होता है। जीएसआई के अंदर क्यों कंप्लीट होने के बाद होता है? क्योंकि गैमेट का प्रोडक्शन क्या होगा, मियोसिस के बाद बनता है। गैमेट मियोसिस होगा तभी तो बनेगा, इसलिए एस लोकस यहाँ पे मियोसिस के बाद बनेगा, लेकिन यहाँ पे पहले बन जाएगा। और जो ग्रोथ है पोलन ट्यूब की जीएसआई के अंदर वो स्टाइल के अंदर अरेस्ट होती है, लेकिन एसएसआई के अंदर सुपरफिशियल लेवल पर स्टिग्मेटिक सरफेस पर ही अरेस्ट हो जाती है। इसके हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे कि सोलेनेसी में, पोएसी में, लिलिएसी वगैरह में मिलता है। लेकिन एसएसआई मेनली ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर जिसके मेंबर हैं कॉलीफ्लावर यानी कि पत्ता गोभी, दूसरा आपका ब्रासिका नेपस सरसों, रैप, सलजम, इन सब के अंदर आपको मिलता है। और ये आपके इन पॉइंट को आपने याद कर लिया होगा तो ये आपको समझ में आ जाएंगे जीएसआई एसएसआई में कंपैरिजन। इसके साथ साथ जब मैंने एसएसआई को पढ़ाया था तो एसएसआई के अंदर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि एसएसआई जो है वो 3 लोकस से मिलके बनता है, जिनमें से एक का नाम था एससीआर, एक का नाम था एसआरके और एक था एसएलजी। एसएलजी जो कि ग्लाइकोप्रोटीन था, ये रिसेप्टर में का कौन सा पार्ट बनाता था? जो कि स्टिग्मा की वॉल से एम्बेडेड रहता था। एसआरके काइनेज था, ये रिसेप्टर का ये पार्ट बनाता था। और एससीआर क्या था? सिस्टीन रिच प्रोटीन था, ये जो पोलन था उसके थ्रू सिक्रेट होने वाला सॉल्युबल लिगेंड का फॉर्मेशन करता था। ये सब हमने एसएसआई के अंदर पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर ऐसे कौन से मेथड्स हैं जो कि इनकम्पेटिबिलिटी को ओवरकम कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि इनके अंदर सबसे पहले ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जो कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दैट मीन कि अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो रही है यानी कि स्टिग्मा की सरफेस पोलन को रिजेक्ट कर रही है, तो उसके अंदर ऐसे क्या जो मैकेनिज्म चल रहे हैं, कौन सी रिएक्शंस चल रही हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिकॉग्निशन रिएक्शन। रिकॉग्निशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जो स्टिग्मा की सरफेस है, ये स्टिग्मा की सरफेस पहले से ही कुछ इस तरह से अपने आप को अरेंज करके रखती है या फिर इसके पास में कुछ इस तरह के केमिकल कंपोनेंट हैं जो कि एक स्पेशल टाइप के पोलन होते हैं उन्हें ही रिकॉग्नाइज करती है। यानी कि जैसा कि आप समझ लीजिए कि कुछ लोग होते हैं वो स्पेसिफिक लोगों से ही फ्रेंडशिप करते हैं, वैसे ही स्टिग्मा की सरफेस में क्या होता है कि वो पहले से ही अपने आप को इस तरह से बना के रखती है कि वो स्पेशल टाइप के जो पोलन होते हैं उन्हें ही रिकॉग्नाइज करती है। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानती है, और इसीलिए वो सिर्फ उन्हीं के साथ रिएक्शन करेगी, बाकियों को रिजेक्ट कर देगी। दूसरा रिजेक्शन रिएक्शन, कि जब ये स्पेशल टाइप की पोलन के साथ रिएक्शन करेगी तो सेकंड चीज़ क्या करेगी, जो नॉर्मल जो अदर टाइप के आते हैं उनको क्या करेगी, ये रिजेक्ट कर देगी। तो ये बाकी के जो टाइप हैं या फिर जो स्पेशल टाइप हैं उनको रिजेक्ट कर देती है। जैसा कि अगर हम इन सिंपल समझें तो मान लेते हैं स्टिग्मा है और इस स्टिग्मा को इसका जो नंबर है वो H2 S3 है, तो ये S4 S5 S6 S7 आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये एक
जो स्टूडेंट है वो हाई स्टूडेंट वाले, जो हाई नंबर वाले स्टूडेंट हैं, उन्हीं से रिएक्शन करना, उन्हीं से फ्रेंडशिप करना पसंद करती है। लेकिन जिनके लोअर नंबर हैं या फिर जो इसके सेम नंबर के हैं, उनको ये रिजेक्ट कर देती है। जैसे कि मान लो S1 S2 है, या S2 S3 है, या फिर S3 S1 है, जो इसके अगर एक नंबर भी सिमिलर है, ये उसको रिजेक्ट कर देती है। तो स्टिग्मा की सरफेस क्या होती है, पहले से ही अपने आप को इस तरह से बना के रखती है कि स्पेशल टाइप की पोलन को तो एक्सेप्ट करेगी और जो डिफरेंट टाइप के पोलन हैं उन्हें रिजेक्ट कर देगी। तो ये दो रिएक्शन चलते हैं। इसके बाद में जो पोलन होता है, इस पोलन के पास में एक्साइन यानी कि आउटर वॉल, जो कि सेक्साइन और एक्साइन से बनी हुई होती है। जैसा कि आपको पता है कि कैसी होती है पोलन की आउटर वॉल, सबसे आउटर वॉल को कहते हैं सेक्साइन, इसके बाद में आती है नेक्साइन इनर वॉल, और सबसे जो अंदर की लेयर होती है इसे कहते हैं इंटाइन। तो आपको पता है ये पूरी जो सरफेस है, ये वाली जो पूरी ही सरफेस है, ये पूरी ही सरफेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी ही सरफेस एक्साइन है, यानी कि बाह्य अंतःचूल, बाह्य परत या फिर बाह्य चूल। और जो ग्रीन वाली है ये है अंतःचूल। तो एक्साइन क्या होती है, एक्साइन आउटर सरफेस है पोलन की, और इसके पास कुछ ऐसे केमिकल कंपोजिशन होते हैं जो कि स्टिग्मा की सरफेस पर जाकर वहाँ के जो केमिकल कंपोजिशंस हैं उनसे इंट्रैक्शन करते हैं, और ये उससे अपने मैच नहीं खाते हैं, उससे अपने लेवल के नहीं लगते हैं, तो इसे एक्सेप्ट नहीं करती। यानी कि इसकी जो एक्साइन है पोलन की, इसके पास कुछ केमिकल कंपोजिशन ऐसे होते हैं जो कि स्टिग्मा के सरफेस को रिजेक्ट करते हैं। और ऐसा कैसा है, इसकी जो ये इंटाइन होती है, इसके पास भी कुछ केमिकल कंपोजिशन होते हैं जो कि स्टिग्मा की सरफेस को रिजेक्ट करते हैं। ये तो पोलन के पास में हुआ बात, लेकिन स्टिग्मा की सरफेस के पास भी कुछ ऐसे केमिकल कंपोजिशन होते हैं जो कि इसे नहीं पसंद होने वाले पोलन को रिजेक्ट करते हैं। और ऐसा ही स्टाइल के पास भी होता है। सिंपल सी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि चाहे पोलन हो या पिस्टल हो, इनके हर एक पार्ट यानी कि पोलन की सारी ही वॉल्स, ऑल वॉल्स, एक्साइन से लेके इंटाइन तक, सबके पास ऐसी केमिकल कंपोजिशन है जो कि पिस्टल के जो पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इनसे इंटरेक्ट करती है। और अगर इनके बीच में कंपैटिबिलिटी होती है, ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, तब तो इनके बीच में इंट्रैक्शन या फर्टिलाइजेशन हो पाता है, और नहीं कंपैटिबल होंगे तो इनके बीच में इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। ये हो गई फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे कि इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम किया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स्ड पॉलिनेशन। मिक्स्ड पॉलिनेशन का मतलब क्या? इसमें मिक्स्ड पॉलिनेशन के अंदर क्या किया जाता है, मिक्स्ड पॉलिनेशन के अंदर जो स्टिग्मा की सरफेस है, एक सेकेंड इस कलर से बना लेते हैं, ये जो स्टिग्मा की सरफेस है इस पर डिफरेंट टाइप के, इस कलर के भी, मतलब जितने भी पोलन हैं, हर तरह के पोलन को यहाँ पे स्प्रे किया जाता है, जिससे कि यहाँ पर इसके पास में एक मिक्सचर मिलता है। और इस मिक्सचर में बहुत सारे टाइप के पोलन्स होते हैं, मल्टीपल टाइप के पोलन होते हैं, जिससे कि इसके पास में मल्टीपल जीनोम होता है। इस वजह से ये एक स्पेसिफिक को रिजेक्ट नहीं कर पाती है, और जिससे इसके सरफेस से पहले से रिजेक्टेड होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। तो या तो मिक्स्ड पॉलिनेशन करा दिया जाए या फिर बड पॉलिनेशन। अब बड पॉलिनेशन क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि जो फ्लावर होता है वो बड फॉर्म में होता है, जब यानी कि कलिकावस्था में होता है, उस समय अगर इसके बीच में पॉलिनेशन करा दिया जाए तो इससे यहाँ पर जो इनकम्पैटिबिलिटी है उसे कम किया जा सकता है। बड की फॉर्म में यानी कि जब वो मैच्योर ही नहीं हुई, जब उसको सोच समझने की क्षमता ही नहीं है, तभी उसके पोलन को उससे पॉलिनेशन करा दिया जाए, तब वो पॉलिनेशन हो सकता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को कम किया जा सकता है। स्टॉप पॉलिनेशन। स्टॉप पॉलिनेशन का मतलब होता है कि अगर वर्तिका को ही हटा दिया जाए, इसको हटा ही दिया जाए, तो जब वर्तिका ही नहीं रहेगी तो मोस्ट ऑफ रिएक्शन तो वर्तिका पर ही होती है, स्टिग्मा पर ही होती हैं, तो यहाँ पे स्टाइल और ओवरी बचेगी। तो स्टॉप पॉलिनेशन के थ्रू भी यहाँ पे किया जा सकता है। इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। इंट्रा ओवेरियन का मतलब डायरेक्ट ही ओवरी के अंदर पॉलिनेशन करा दिया जाए, यानी कि क्या किया जाए कि जो ये ओवरी है, इस ओवरी को यहाँ पर दो इसमें क्या किए जाए, हॉल किए जाए, छिद्र किए जाए। अब इन हॉल से
पोलन का जो सॉल्यूशन है, पोलन का सॉल्यूशन बना के इन हॉल से सीधे ही ओवरी के अंदर डाला जाए। उसके बाद इन हॉल को क्या कर दिया जाए, जेली से पैक कर दिया जाए, बिल्कुल सील पैक कर दिया जाए। इसके बाद में ये पोलन यहाँ पे जर्मिनेट हो जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो इंट्रैक्शंस हो रही थी रिजेक्शन की वो यहाँ से यहाँ तक हो रही थी, मेनली स्टिग्मा पर होती थी, वो रहा ही नहीं, तो यहाँ पर इनकम्पेटिबिलिटी को कम किया जा सकता है। अब इसके बाद में टेस्ट ट्यूब पॉलिनेशन। टेस्ट ट्यूब पॉलिनेशन का मतलब जैसे कि अपन इन ह्यूमंस में होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर क्या होता है कि जो ओव्यूल है उसे निकाल एक कल्चर मीडियम पे रखा जाता है, यानी कि ओव्यूल को बिल्कुल खाली करके, यानी कि स्टिग्मा एंड स्टाइल और जो इंटेग्यूमेंट वगैरह है सबको हटाकर सीधे से ओव्यूल को लेके इस ओव्यूल पर सीधे ही पोलन को डालकर, यानी कि इससे सीधे ही पोलन को इंट्रैक्ट कराकर अब जब इनके बीच में पॉलिनेशन हो जाएगा या फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब इसे कल्चर मीडियम पर ग्रोथ करा दिया जाता है। इसके साथ इसे टेस्ट ट्यूब पॉलिनेशन कहते हैं, यानी कि ओवरी से बाहर बिल्कुल जैसे आप इन विट्रो कहते थे उस तरह से टेस्ट ट्यूब पॉलिनेशन करा दिया जाए, तब इनकम्पेटिबिलिटी को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही स्टिग्मेटिक सरफेस को केमिकल से ट्रीट किया जाए, जिससे कि स्टिग्मा की जो सरफेस है उस पर जो ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट थे और ऐसे पॉलीसेक्राइड्स वगैरह प्रेजेंट थे जो कि पोलन को रिजेक्ट करते थे, वो अब हट जाएंगे या उनको चेंज कर दिया जाए, जिससे कि इनके बीच में रिजेक्शन रिएक्शन ना हो। इसके साथ साथ इररेडिएशन करा दिया जाए। इररेडिएशन का मतलब जो पोलन की सरफेस है उस पोलन की सरफेस को किसी भी रेडिएशन से, जैसे कि कह सकते हैं कि एक्सरे से या फिर जो यूवी रेस होती हैं उनसे एक्सपोज किया जाए, और उसके एक्सपोज करने से उसके अंदर क्या होगा, जो जीन्स हैं स्टिग्मा की सरफेस पे या पोलन की सरफेस पे उनमें क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, उनके अंदर चेंज हो जाएगा। और वो जीन्स ही तो रिजेक्शन का कारण थे, वो जीन्स ही तो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जब उनके जीन में ही चेंज आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे, तो इस तरह से इनकम्पेटिबिलिटी को कम किया जा सकता है। केमिकल ट्रीटमेंट, कि उस फ्लावर को पूरे को ही केमिकल से ट्रीट कर दिया जाए ताकि उसके अंदर ईजीली हो सके सेल्फ पॉलिनेशन। अब केमिकल कौन से यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें जो केमिकल का नाम है उसका नाम है क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या नाम है, क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये जो केमिकल है इससे फ्लावर को पूरा क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, और उसके बाद में उसकी जो प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर चेंज आता है, जिससे कि ये एक दूसरे को रिजेक्ट करने से रुक जाते हैं। अब इनके अलावा CO2 का लेवल इंक्रीज कर दिया जाए। CO2 का लेवल इंक्रीज करने से जो प्लांट होते हैं उनके अंदर इनकम्पेटिबिलिटी को कम होते हुए देखा गया है। जैसा कि एग्जाम्पल है ब्रासिका सरसों, इसकी या फिर इससे जो कुछ स्पीसीज है ब्रेसिकेसी की, इनके अंदर जब CO2 का लेवल इंक्रीज कर दिया गया था तब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को कम होते देखा गया है। इसके साथ साथ पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, पैरा का मतलब है परे, परे मतलब अलग, तो पैरासेक्सुअल के अंदर ओव्यूल एंड पोलन दोनों का ही जीनोम निकाल कर इनको आपस में फ्यूज़ कराकर, जिससे अपन कहते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न, जीवद्रव्य संलयन, उस विधि के द्वारा, उस प्रोसेस के द्वारा इनके बीच में फ्यूज़न करा दिया जाए और उससे इनकम्पेटिबिलिटी को कम किया जा सकता है। तो सिंपल सी चीज़ ये कि जो इनकम्पेटिबिलिटी को कम करने के मेथड है, इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब खुद के परागण ही उसी की प्लांट की स्टिग्मा को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत रिग्रेट वाली चीज़ हो गई, इससे तो बहुत ज़्यादा कमी हो रही है उसकी इनब्रीडिंग के अंदर। तो इसे कम करने के लिए इतने सारे मेथड को यूज़ किया जा सकता है, जिसमें से मिक्स्ड पॉलिनेशन क्या है, डिफरेंट तरह के पोलन्स को उसके ऊपर डाला गया, जिससे कि वो कंफ्यूज हो जाएगा एक तरह से, और जो स्पेसिफिक होगा वो वहाँ पर जर्मिनेट हो जाएगा। बड पॉलिनेशन, जब उसे सोच समझ ही नहीं, एकदम बड फॉर्म में, यानी कि जैसे आप बच्चे होते हैं उस समय आपको इतना समझ नहीं आता, वैसे ही बड पॉलिनेशन के टाइम पे उसका पॉलिनेशन करा दिया जाए जिससे कि वो रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। स्टब पॉलिनेशन की जो वृत्ति का ज़्यादा
करती थी नाटक। दैट मीन जैसे कि वृत्तिका हर जगह पे एक्सेप्शन दे रही थी कि पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन नहीं होने दे रही है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के लिए जिम्मेदार है, तो इस वृत्तिका को ही हटा दिया जाए। यही सबसे ज़्यादा भाव खा रही है तो इसे ही हटा दिया जाए, सिंपल सी चीज़। ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स के लिए ताकि आपको याद रह जाए। इंट्रा ओवेरियन पोलिनेशन के अंदर की जो पोलन ट्यूब है, जो स्टाइल और स्टिग्मा है उनको रहने दिया जाए, लेकिन सीधे ही जो ओवरी है उसके अंदर 2 हॉल किए जाएं, एक हॉल एयर के लिए और दूसरे से जो पोलन का सॉल्यूशन है उसे डाला जाए। उसके बाद इसके अंदर जब पॉलिनेशन हो जाएगा तब इन्हें दोनों को वापस से जेली से सील पैक कर दिया जाए। इसके बाद इनके अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। और या फिर टेस्ट ट्यूब पॉलिनेशन कर दिया जाए कि दोनों का ही मतलब ओव्यूल को निकाल लिया और उस ओव्यूल को किससे करा दिया, पोलन से इंट्रैक्ट कराकर इसका कल्चर करा दिया। अब ये टेस्ट ट्यूब पोलिनेशन पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन से अलग है, क्योंकि इसके अंदर ओव्यूल एंड पोलन को आपस में मिक्स कराया है और उसके बाद कल्चर कराया। पैरासेक्सुअल के अंदर जीव द्रव्य से लिंक कराया जाता है, यानी कि ओव्यूल का प्रोटोप्लाज्म ले लिया, पोलन का प्रोटोप्लाज्म ले लिया, दोनों को लेकर किसी भी मेथड से फ्यूज़ कर दिया। उसके बाद में जो एक हाइब्रिड सेल बनी उसको आगे, या फिर जो ये सेल बनी इसको आगे कल्चर कर दिया। यहाँ पर जीव द्रव्य को कल्चर किया जा रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट लिया जा रहा है। तो जो यहाँ तक के प्रोसेस हैं, यहाँ तक के प्रोसेस उसकी जो सरफेस है, यानी कि जो फिज़िकली हम कह सकते हैं कि हम उसको फिज़िकल डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिज़िकली डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के अंदर हम उसको क्या कर रहे हैं, केमिकली ट्रीट कर रहे हैं। या तो हम केमिकल से ट्रीट कर दें स्टिग्मा की सरफेस पे जिससे उसकी प्रोटीन चेंज हो जाए, इरेडिएशन कर दें, यानी कि इरेडिएशन यानी कि उसको ऐसे रेडिएशन से एक्सपोज कर दें जिससे कि उसके अंदर जो प्रोटीन का है, जो उसके जीन्स हैं वो चेंज हो जाए, उनके अंदर म्यूटेशन वगैरह हो जाए जिससे कि रिजेक्ट नहीं कर पाएँ। पूरा ही फ्लावर को केमिकल से ट्रीट कर दें, ये सारे हम उसे केमिकली या फिर रेडियली उसे ट्रीट कर रहे हैं। अब CO2 का लेवल इंक्रीज करना मतलब जो उसको फिजिकल कंडीशन थी, जो उस सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को जो होने के लिए, यानी कि जो रिजेक्शन के लिए जो कम रिएक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं कि CO2 का लेवल होना चाहिए, टेम्परेचर, वाटर कंटेंट, ये सब। तो इसमें से अगर हम CO2 का लेवल इंक्रीज़ कर दें, जैसा कि ब्रेसिका के स्पेसिस के अंदर होता है, तो वहाँ पर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन का मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है, कि SI क्यों ज़रूरी है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नेचर में क्यों हो रही है। तो अगर हम नेचर की बात करें तो सिंपल सी चीज़ कि कुछ प्लांट जो हैं वो अपने फ्लावर के लिए रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, तो जब वो प्लांट और फ्लावर बन गए हैं तो उससे तो अच्छा है ना कि वो मतलब उनका डीजनरेशन हो, उनकी जो कोस्ट है। अब एक प्लांट अगर सीड बना रहा है, यानी कि एक प्लांट अगर पोलन बना रहा है, स्टिग्मा बना रहा है और उसके बाद भी वो फ्यूज़ नहीं हो पा रहा है, दैट मीन कि उसने जो अपनी एनर्जी है उसको वेस्ट किया। तो उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो, इससे अच्छा वो क्या कर ले, दूसरे प्लांट से जाके फ्यूज़ हो जाए। तो नेचर में तो ये प्रोसेस लिया जाता है, लेकिन इस जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को, यानी कि जो इस सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है कि एक प्लांट अपने ही पोलन से नहीं फ्यूज़ हो पा रहा, इसे यूज़ किया जाता है हमारे इंसानों के द्वारा, जिसे प्लांट ब्रीडिंग अप्रोचेस या फिर एक्टिविटीज़ कहते हैं। यानी कि प्लांट ब्रीडिंग जो पादप प्रजनन है, जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, इस इनकम्पेटिबिलिटी का जो उनको मौका मिला है, जो उनको एक स्पेसिफिकली एक ट्रिक मिल गई है, इस ट्रिक को वो यूज़ करते हैं अपनी डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स और अपने फ़ायदे के लिए। तो इसके क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट फ़ायदा ये है कि इससे प्लांट ब्रीडिंग अप्रोचेज एंड एक्टिविटीज़, कि इससे बहुत सारे प्लांट को उगाया जा सकता है और बहुत सारी एक्टिविटी की जा सकती है। जैसे कि इनके अंदर ये सारे आ रहे हैं, फॉर फ्रूटफुलनेस। फॉर फ्रूटफुलनेस का मतलब कि जो दो स्पीसीज़ के बीच में, एक स्पीसीज़ और दूसरी स्पीसीज़, इन दो के बीच में जब क्रॉस होगा तो इन दोनों के कैरेक्टर्स फ्रूट के अंदर आएंगे, तो वो फ्रूट ज़्यादा फुलनेस होगा, यानी कि उसकी जो गुणवत्ता है वो ज़्यादा होगी, गुणवत्ता में वृद्धि होगी, इंक्रीजमेंट होगा। दूसरा, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होगा। हाइब्रिड सीड का मतलब कि जब दो स्पीसीज़ के जीन्स के बीच में मैकअप होगा, यानी कि दो स्पीसीज़, एक स्पीसीज़ 1 है और एक स्पीसीज़ 2 है, इनके बीच में जब फ्यूज़न होगा तो हाइब्रिड का फॉर्मेशन होगा, हाइब्रिड ही कहते हैं। तो इस ऐसे हाइब्रिड
सीड का प्रोडक्शन किया जा सकता है। और ये जो हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन है ये विदाउट इमेस्कुलेशन, यानी कि जो कि हम करते थे प्लांट ब्रीडिंग के अंदर कि इमेस्कुलेशन करते थे, परागकणों को हटा देते थे या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू करते थे, वो नहीं करना पड़ेगा, नेचर में एज इट इज़ ही पॉसिबल है। डिज़ायरेबल कैरेक्टर ऑब्टेन, कि इस स्पीसीज़ के मान लेते हैं हमें इस स्पीसीज़ का रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी लगी, लेकिन इसकी हमें क्रॉप यील्डिंग अच्छी लगी, यानी कि इसकी जो पैदावार है वो अच्छी है। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराने से जब हमें जो हाइब्रिड मिलेगा उसके पास ये दोनों ही करेक्टर होंगे, तो हम डिज़ायरेबल करेक्टर को ले सकते हैं। दैट मीन जैसा कि ग्रीन रेवोल्यूशन उन सब के टाइम पे हुआ था कि जो भी करेक्टर जिस भी स्पीसीज़ के अंदर अच्छी लगी, जैसे कि स्पीसीज़ थी ट्रिटिकम की ही, गेहूँ की ही 2 स्पीसीज़ ली, एक के अंदर रेजिस्टेंस अच्छा लगा था और कलर अच्छा था, दूसरे स्पीसीज़ के अंदर इसकी जो स्टेम जो था, जिसे आप कहते हैं जो एक लंबा सा स्टॉक होता था वो गिरता धीरे था, तो उसको ले लिया गया कि जो ड्वार्फिज्म है वो ड्वार्फ रहे और दूसरा ये यील्डिंग ज़्यादा हो, इसके बेसिस पे इनके बीच में क्रॉस कराया गया। तो जो फ्रूट आया, जो नेक्स्ट वाली जो हाइब्रिड आया, उस हाइब्रिड के साथ में रेजिस्टेंस था, कलर था, अंबर कलर का हुआ वो, जो भी कलर का हुआ, और वो ड्राफ्ट रहा, जिससे कि वो उसकी जो वो गिर जाता था वो नहीं गिरा और जो पैदावार है वो ज़्यादा हो गई। इस तरह से हम डिज़ायरेबल करेक्टर को ले सकते हैं। ये लो कॉस्ट है, यानी कि इस सब के अंदर अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू करें तो हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी लैबों में जाना पड़ेगा, और बड़ी बड़ी लैब्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफिस्टिकेटेड, यानी कि उनको काम करना एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, बहुत कॉस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर लो कॉस्ट में काम हो जाता है, लो लेबर डिमांड, लोगों की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कम लोग भी इसे कर सकते हैं। हाई सीड प्रोडक्शन, इसके थ्रू जो सीड का प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा पैदावार होगी। जैसा कि एग्जांपल की फॉर्म में हम लेते हैं कि जो क्लोन्स बनते हैं पाइनएप्पल के, जो आप मार्केट में क्लोन्स देख रहे हैं, पाइनएप्पल को जो लेके आते हैं वो कमर्शियली क्लोन्स कैसे हैं, वो एसआई के थ्रू ही बने हैं, जिससे कि वहाँ पे हाई यील्डिंग है, उनकी पैदावार ज़्यादा है और वो सीडलेस होते हैं। वो पार्थेनोकार्पी से अनिश्चितता कहते हैं कि बिना निषेचन के फ्रूट का फॉर्मेशन होना, उसका रिजल्ट होते हैं। तो यह है एसआई के इम्पोर्टेंस, ये आपको समझ में आ चुके होंगे। इसके साथ साथ अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें, अगर हम कहें इसकी लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन का ये है कि पहली चीज़ जो इनब्रीडिंग लाइन है, कि हमने क्या दिया, एसआई को बना सकते हैं, यानी कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को किया जा सकता है। तो 2 स्पीसीज़ के बीच में पॉलिनेशन कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा, इसके थ्रू पॉलिनेशन अगर हम कराएंगे वो एकदम प्योर हो ये ज़रूरी नहीं है, यानी कि सिंपल सा अगर हम लिमिटेशन की कहें तो लिमिटेशन ये है कि ये जो प्लांट बनेंगे इसके थ्रू, वो प्लांट कैसे होंगे, वो प्लांट बहुत ज़्यादा हाइब्रिड होंगे और ज़रूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल ही हों। इनब्रीडिंग लाइन को बनाए रखना बहुत मुश्किल है, यानी कि अंतर प्रजनन से जो प्योर लाइन से वो नहीं बनाई जा सकती। तो इस तरह से ये सब जो कमियां हैं, ये सब कमियां उस प्लांट की या फिर एसआई के लिए एक हर्डल का काम करती हैं। बाकी फिर भी एसआई को बहुत ज़्यादा नेचर में यूज़ किया जाता है ताकि इसे अच्छे से हम अपने फ़ायदों के लिए यूज़ कर पाएँ। चलिए, टिल देन लर्न करते रहिए। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अगर आप इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं तो मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक बार कंसेप्चुअली समझ में आ जाएगा आपको, फिर आप अच्छे से इसे ट्रीट कर पाएंगे। चलिए, टिल देन लर्न करो। थैंक यू।